एपिसोड 8 में हमें एक और टाइम जंप देखने मिला। शायद ये 6 साल का टाइम जंप सीरीज का आखिरी टाइम जंप होगा, क्योंकि इस एपिसोड में हम फाइनली टारगेरियन सिविल वॉर के फेज में पहुंच गए। पिछले 6 सालों से कॉर्लिस टिपस्टोन्स में जंग लड़ रहा था। राइनीस को खबर मिली कि उस लड़ाई में कॉर्लिस बुरी तरह से घायल हो गया, यानी ना चाहते हुए भी अभी ने कॉर्लिस का बैकअप प्लान बनाकर रखना होगा। जस्ट इन केस अगर कॉर्लिस नहीं बचा तो ड्रिफ्टमार्क की गद्दी संभालने कोई तो चाहिए। कॉर्लिस के छोटे भाई वेमन को लगता है कि प्योर ब्लड होने की वजह से थ्रोन का असली हकदार वो है। माना कि कॉर्लिस ने अपना सक्सेसर लुसेरिस को बनाया था, लेकिन वेमन किसी बास्टर्ड के हाथों में ड्रिफ्टमार्क की गद्दी नहीं सौंप सकता। यह सुनते ही राइनीस ने उसे वार्निंग दी कि गलती से भी ऐसा कुछ विसेरिस के सामने मत कहना। अगर विसेरिस को पता चला कि वेमन ने उसके पोतों को बास्टर्ड बुलाया है तो वो वेमन की जबान खींच लेगा। बेला साइड में खड़ी इन दोनों का झगड़ा देख रही थी। बेला ने फौरन लेटर लिखकर इसकी खबर डेमन को दे दी। ड्रैगन स्टोन में शिफ्ट होने के बाद से डेमन और रेनीरा को 2 बच्चे हुए और तीसरा ऑन द वे था, क्योंकि उस वक्त फार्मेसी शॉप्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। जेस जानता था कि वो आयरन थ्रोन की गद्दी के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, इसीलिए वो मन लगाकर हाई वलेरियन भाषा सीखने में लगा हुआ था। फिर डेमन ने रेनीरा को बताया कि वेमन वलारियन ने किंग्स लैंडिंग में अर्जेंट मीटिंग रखी है, जहां वो और राइनीस राजा के सामने कॉर्लिस के सक्सेसर का मुद्दा रखेंगे। हो सकता है कि उस वक्त वेमन रेनीरा के बच्चों के प्योर ब्लड होने पर भी सवाल उठाए। फिर अपने साइड से लुसेरिस एके लूक का नाम आगे करने डेमन और रेनीरा किंग्स लैंडिंग चले गए। रेनीरा के रेड कीप को छोड़ने के बाद से यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। किंग विसेरिस की हालत अब इतनी खराब थी कि उसने ऑटो और एलिसेंट को सारे डिसीजन लेने का काम सौंप दिया। एलिसेंट ने रेड कीप से ऑलमोस्ट सारे टारगेरियन साइंस निकालकर वहां ये 7 पॉइंटेड स्टार्स के सिंबल लगा दिए। ये स्टार फेथ ऑफ द 7 रिलीजन का मेन सिंबल है, यानी न्यू गॉड्स का सिंबल। 7 किंगडम्स में मैक्सिमम लोग इसी रिलीजन को मानते थे, तो बेसिकली एलिसेंट रिलीजन की आड़ में आम अवाम का सपोर्ट ले रही थी। इस बात को और भी ज्यादा ऑब्वियस बनाने एलिसेंट ने खुद के लिए एक बड़ा सा स्टार नेकलेस बनवा लिया था, यानी उस टाइम के पॉलिटिशियंस भी पब्लिक का सपोर्ट लेने सेम तरीके यूज करते थे। रेनीरा को नीचा दिखाने ऑटो और एलिसेंट ने जानबूझकर उनके स्वागत में किसी को नहीं भेजा। सिर्फ एक वफादार लॉर्ड को छोड़कर उन्हें लेने कोई नहीं गया। इस वक्त एलिसेंट और ऑटो स्मॉल काउंसिल की मीटिंग अटेंड करने में बिजी थे। रेनीरा के आने की खबर मिलते ही एलिसेंट उससे मिलने निकल पड़ी, लेकिन जाने से पहले सर एरिक कारगिल ने एलिसेंट को एक अर्जेंट न्यूज दी। बाय द वे, एरिक के जुड़वा भाई का नाम भी एरिक ही था। तो लौंडियाबाज शहजादे एगॉन ने एक और नौकरानी के साथ जोर जबरदस्ती की थी। एलिसेंट सब कुछ छोड़कर पहले उस नौकरानी यानी डायना से मिलने चली गई। इसी मौके का फायदा उठाकर रेनीरा और डेमन विसेरिस के कमरे में घुस गए। उस स्किन इन्फेक्शन वाली बीमारी ने अब विसेरिस को अंदर से खोखला कर दिया था। इसका आधा चेहरा सड़ गया है। विसेरिस ने लूक की आंख तो बचा ली थी, बट बीमारी में खुद की आंख गंवा दी। रेनीरा ने फटाफट विसेरिस को सारी सिचुएशन का रिकैप दिया। रेनीरा जानती थी कि जब तक ऑटो और एलिसेंट डिसीजन मेकर हैं, वो रेनीरा के खिलाफ ही फैसला सुनाएंगे। रेनीरा के बच्चों की खातिर ड्रिफ्टमार्क थ्रोन का फैसला विसेरिस को खुद सुनाना होगा। फिर अपने पापा का मूड चेंज करने रेनीरा ने उसे अपने 2 नए बेटों से मिलवाया, एगॉन और विसेरिस। विसेरिस ये देखकर काफी खुश था कि डेमन और रेनीरा ने उनके एक बेटे का नाम विसेरिस के नाम पर रख दिया। तभी डेमन ने रेनीरा को दिखाया कि एलिसेंट और ऑटो ने विसेरिस को पॉपी मिल्क की नशीली चाय पिला पिला कर हाई टावर पर चढ़ा के रखा था, यानी अगर ये चाहे तब भी कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं ले सकता। एलिसेंट ने डायना को प्यार से धमकी देते हुए समझाया कि वो जानती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें डायना की कोई गलती नहीं, बट डोंट वरी, जब तक डायना अपना मुंह बंद रखती है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। डायना के प्रॉब्लम्स के बदले एलिसेंट ने उसे कुछ पैसे ऑफर किए। जैसा कि मैंने कहा था, उस टाइम फार्मेसी स्टोर्स नहीं हुआ करते थे। एलिसेंट को भी कोई चांसेस नहीं लेने थे, तो उसने प्रिकॉशंस के लिए डायना को ये आई पिल मसाला टी पिलाई। एलिसेंट के इस जनरस बर्ताव को देखकर लग रहा है बहुत सारे ब्लैक्स फैंस अब पार्टी बदलकर ग्रीन्स को ज्वाइन कर लेंगे। होपफुली ये टी जहरीली ना हो। एलिसेंट ने जाकर सीधा एगॉन के कान के नीचे बजा दिया। एगॉन को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं, उसके लिए तो ये सब बस फन एंड गेम्स थे। एगॉन ने फिर से एक बार ये बात साफ कर दी कि उसे आयरन थ्रोन की गद्दी पर बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं। एलिसेंट को भी अब धीरे धीरे लगने लगा है कि शायद एगॉन राजा बनने के लिए फिट कैंडिडेट नहीं है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं।
एज यूजुअल ऑटो ने आग में तेल डालते हुए कहा कि इसे भी लगता है कि ड्रिफ्ट मार्क की गद्दी वेमन को संभालनी चाहिए। इतनी बड़ी सी फ्लीट किसी बच्चे के हाथ में नहीं दे सकते। रनीरा भी अच्छे से जानती थी कि ऑटो कभी उसके बच्चों को जीतने नहीं देगा, तो वो मैटर को साइड से निपटाने राइनीस से मिलने चली गई। राइनीरा ने इसे समझाया कि लेनोर की मौत में इसका कोई हाथ नहीं था। अच्छा होगा कि दोनों सारे गिले शिकवे भुलाकर आगे बढ़े। राइनीरा चाहती है कि वो लेना की बेटियों की शादी अपने बेटों से करवा दे। ऐसा करने से बेला आयरन थ्रोन की क्वीन बन जाएगी और रेना ड्रिफ्ट मार्क की। लेकिन राइनीस को रनीरा के इस डेस्परेट ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर रनीरा परेशान होकर विसेरिस से मिलने चली गई। रनीरा ने यहाँ विसेरिस से एगोन की प्रोफेसी के बारे में पूछा कि अगर उसे वाकई में एगोन के सपने पर भरोसा था तो उसने रनीरा को एयर घोषित करके सारे किंगडम को डिवाइड क्यों कर दिया। पहले रनीरा को लगा था कि वो आयरन थ्रोन की गद्दी संभाल सकती है, लेकिन एगोन की प्रोफेसी और करंट फैमिली सिचुएशन का बोझ शायद इसके कमजोर कंधे नहीं संभाल सकते। भाई मुझे तो इसके कंधे किसी एंगल से कमजोर नहीं लगे। राइनीरा इज जैग्ड। विसेरिस पॉपी मिल्क के नशे में तुल बस इसकी बातें सुन रहा था। पहले तो इसने रनीरा को पहचाना तक नहीं था। अगले दिन मरम पट्टी करते वक्त विसेरिस ने ऑटो को बताया कि उसे रात में फैमिली डिनर या सपर प्लान करना है। बहुत सालों बाद इसकी फैमिली एक साथ इकट्ठा हुई थी। विसेरिस को सबके साथ बैठकर हंसी खुशी फैमिली डिनर एंजॉय करना था। ऑटो यहां से निकलकर ड्रिफ्ट मार्क थ्रोन का फैसला सुनाने चला गया। पहले वेमन काफी खुश था कि वो इस बिड को बड़ी आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि एलिसन और ऑटो दोनों ही रनीरा के सख्त खिलाफ थे। बट इससे पहले कि ऑटो कोई डिसीजन ले पाए, वहां पर किंग विसेरिस आ गए। विसेरिस लकड़ी लेकर धीरे धीरे आयरन थ्रोन के पास पहुंचा और ऑटो से कहा कि आज के दिन आयरन थ्रोन पर वो खुद बैठेगा। काफी पावरफुल सीन था ये। विसेरिस को वहां देखकर सारे हैरान रह गए। किंग विसेरिस किसी तरह खुद को संभालते हुए आयरन थ्रोन की सीढ़ियां चढ़ने लगा। विसेरिस ने गार्ड की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। ऊपर चढ़ते वक्त विसेरिस का ताज नीचे गिर गया। यह देखकर डेमन फौरन उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। डेमन ने विसेरिस को आयरन थ्रोन पर बिठाकर राजा को उसका ताज पहना दिया। विसेरिस ने फटाफट सेटल होकर ड्रिफ्ट मार्क के मुद्दे को आगे बढ़ाया। विसेरिस का मानना था कि कॉर्लिस की बीवी होने की वजह से ड्रिफ्ट मार्क के एयर को चुनने का हक सिर्फ और सिर्फ राइनीस को होना चाहिए। राइनीस ने एकदम लास्ट मोमेंट पर वेमन के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। राइनीस को भी लगता है कि कॉर्लिस की ख्वाहिश के मुताबिक ड्रिफ्ट मार्क का अगला राजा ल्यूसेरिस बनेगा। यहीं पर राइनीस ने रनीरा का मैरिज प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया। बस फिर क्या था, किंग विसेरिस ने खुशी खुशी 2 मिनट के अंदर टॉपिक क्लोज कर दिया। यह देखकर वेमन ने गुस्से में कंट्रोल खो दिया। इसने विसेरिस को बताया कि वलारियन फैमिली का डिसीजन लेने का हक राजा को कतई नहीं है। अच्छा होगा कि विसेरिस इनके फैमिली मैटर्स में ना पड़े। वेमन किसी अनप्योर वलारियन ब्लड वाले एयर को आयरन थ्रोन की गद्दी पर बैठने नहीं देने वाला। डेमन ने इससे कहा कि वेमन को जो कुछ भी कहना है वो साफ साफ कहे। फिर डेमन के भड़काने के बाद वेमन ने गुस्से में भरी प्रजा के सामने राइनीरा के बच्चों को बास्टर्ड्स कहकर बुलाया। इससे पहले कि किंग विसेरिस वेमन की जबान काटे, डेमन ने उसका सर काट दिया। एकदम मक्खन जैसा क्लीन कट। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज का सबसे बेस्ट डेथ सीन। आई नो कि यह कहना थोड़ा डार्क होगा, लेकिन मैंने इस सीन को 4-5 बार रिवर्स करके देखा। पता है और भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। वेमन का सर उड़ाकर डेमन ने सबको दिखा दिया कि रनीरा के बच्चों को बास्टर्ड बुलाने वाले का क्या अंजाम होगा। एगोन और एमन इविल स्माइल देते हुए कोने में खड़े शांति से सब कुछ देख रहे थे। एलिसन और ऑटो भी समझ गए कि रनीरा को हराने अब इन्हें फिर से सब कुछ जीरो से प्लान करना होगा। साइलेंट सिस्टर्स वेमन की क्लीन कट बॉडी को ड्रिफ्ट मार भेजने के लिए तैयार कर रहे थे। राइनीस साइड में खड़ी साइलेंट सिस्टर्स को साइलेंटली काम करता हुआ देख रही थी। पता नहीं इस वक्त इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। कहीं इसने रनीरा को हाँ करके जल्दबाजी तो नहीं कर ली। फिर विसेरिस के कहने पर सारे फैमिली डिनर के लिए इकट्ठा हो गए। सरप्राइजिंगली राइनीस का इधर कोई अता पता नहीं था। किंग विसेरिस ने मास्क निकालकर सबको अपना असली चेहरा दिखाया। आज वो इनके साथ राजा की तरह नहीं, बल्कि एक हस्बैंड, फादर और ग्रैंड फादर की तरह डिनर करेगा। विसेरिस की इमोशनल स्पीच से प्रभावित होकर रनीरा और एलिसन ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट में टोस्ट किया। देख के लग रहा था कि शायद इनके बीच की नफरत थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इन दोनों ने जो नफरत अपने बच्चों के दिल में डाली थी उसे खत्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम लग रहा है। एगोन सबके सामने जेस की होने वाली बीवी बेला के साथ फ्लर्ट करने लगा। जेस ने किसी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल करके
अंकल एगॉन की रिस्पेक्ट में टोस्ट उठाया। यह देखकर हेलेना ने एक और प्रोफेसी बड़बड़ाई, बीवेयर द बीस्ट बीनीथ द बोर्ड्स। अब इसका असली मतलब तो शायद आगे ही समझ आएगा। हेलेना ने डिसअपॉइंट होकर सबको बताया कि प्रिंस एगॉन इस पर और इनके बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। यस, इन दोनों के अब बच्चे भी हो गए। शादी के बाद शायद बेला और रेना की जिंदगी भी ऐसी ही होनी है। फिर हेलेना का मूड ठीक करने जेस उसके साथ डांस करने चला गया। विसेरिस ये सब देखकर काफी खुश था, लेकिन उसकी बिगड़ती तबीयत की वजह से गार्ड्स उसे उठाकर रूम में ले गए। विसेरिस के यहाँ से जाते ही डिनर पार्टी का वाइब पूरी तरह से चेंज हो गया। टेबल पर रखे रोस्टेड पिग को देखकर लूक को एमंड पर किए पुराने प्रैंक की याद आई। लूक को हंसता देख एमंड ने सबके सामने आखिरी टोस्ट किया। अपने सार्कास्टिक स्पीच में एमंड ने रेनिरा के बच्चों को स्ट्रॉन्ग बॉयज कहकर पुकारा, यानी एमंड इनडायरेक्टली उन्हें बास्टर्ड्स बुला रहा था। यह सुनते ही चाचा भतीजों के बीच हाथापाई छिड़ गई, लेकिन डेमन ने बीच में आकर फौरन ये लड़ाई रोक दी। एमंड का रिएक्शन देख के लग रहा था कि नफरत होने के बावजूद भी डेमन के लिए उसके दिल में काफी रिस्पेक्ट थी। डिनर के बाद रेनिरा ने एलिसेंट को बताया कि अब इनका यहाँ रुकना सही नहीं, वो जल्द से जल्द ड्रैगन स्टोन वापस लौट जाएंगे। एलिसेंट चाहती थी कि उसकी ओल्ड बेस्ट फ्रेंड कुछ और दिन किंग्स लैंडिंग में रहे, बट अनफॉर्चुनेटली रेनिरा को जाना होगा। फिर हमने देखा कि रेड कीप की नौकरानी टालिया सीक्रेटली मिजारिया के लिए काम कर रही थी। इसे टालिया के जरिए रेड कीप में होने वाले सारे इंसिडेंट की खबर मिल जाती थी। टालिया बहुत पहले से एलिसेंट के ऊपर नजर रखे हुए थी। आयरन थ्रोन के एंट्री वाला स्टंट मारने की वजह से विसेरिस की हालत काफी खराब हो गई। एलिसेंट विसेरिस का दर्द कम करने उसे पॉपी मिल्क पिलाने लगी। विसेरिस को यहाँ लगा कि वो रेनिरा के साथ बात कर रहा था। विसेरिस ने एलिसेंट को रेनिरा समझकर बताया कि उसे एगॉन के ड्रीम पर पूरा भरोसा है। द प्रिंस हु वाज प्रॉमिस्ड वाली प्रोफेसी एकदम सही है, और उस प्रोफेसी को पूरा करने में रेनिरा को अपना रोल निभाना होगा। इधर कंफ्यूज एलिसेंट को लगा कि विसेरिस यहाँ उसके बेटे एगॉन के बारे में बात कर रहा था, यानी एलिसेंट के हिसाब से विसेरिस एगॉन को आयरन थ्रोन की गद्दी देना चाहता है। इसकी अब समझ आ गया कि उसे क्या करना है। इतना बोलकर एलिसेंट कमरे से बाहर चली गई। एलिसेंट के जाने के कुछ देर बाद ही एमा को याद करते हुए किंग विसेरिस ने दम तोड़ दिया। और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। एक और धमाकेदार एपिसोड, क्या कहने इस शो के। आगे क्या होता है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सभी मेन स्पॉइलर वाला पार्ट है। बुक में ये सारा इंसिडेंट सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखा गया था। उस पैराग्राफ को लेकर इतना कमाल का 1 घंटे लंबा एपिसोड बनाना मानना पड़ेगा भाई शोरनर्स को। अगर सब सही चलता रहा तो हाउस ऑफ द ड्रैगन इस डिकेड का बेस्ट शो कहला सकता है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।